क्या बूद बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब जहाँ रोज़गार के। उसको फलक ने लूट लिया, लूट के बर्बाद कर दिया। उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसे उजड़े दयार के। मीर तकी मीर। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैंने जो मीर के अशआर आप लोगों के सामने अभी पेश किए, ये 1748 से लेकर के 1767 के बीच में जो दिल्ली की हालत थी और जिस तरह से दिल्ली की हालत अहमद शाह अब्दाली ने और सूरजमल जाट ने कर दिया था, उससे हर एक की हालत खस्ता हो गई थी। दिल्ली की गलियों में कत्लेआम हुआ, लोगों के घर उजाड़ दिए गए, लोग खाने को तरसते थे, पानी नहीं मिलता था, उनके अपने उनसे बिछड़ चुके थे, यानी हर तरफ क़यामत का आलम बरपा था। ऐसे दौर में एक तरफ जहां लोगों ने इधर से उधर जाना शुरू किया और दिल्ली जो एक पसंदीदा और उनका महबूब शहर था उसको छोड़ देना गवारा किया, तो वहीं दूसरी तरफ अदीब और शायर भी थे जो इससे अछूते नहीं रहे। मीर तकी मीर ने अपने इस शेर में लखनऊ में जब उनके साथ इस तरह से फटे पुराने और बोसीदा हालत में देख करके लोग हंसने लगे कि ये मीर हैं, तो वहाँ पर उन्होंने इस दर्द को बयान किया अपने इस शेर में। ठीक ऐसा ही दर्द, ऐसा ही एक तरह से हादसा और ऐसे ही हालात से दो चार होकर के मीर अमन भी दिल्ली से कलकत्ता गए। अगर सर सैयद ने कहा कि शायरी में जिस तरह से मीर की अहमियत है वैसे नस्र में मीर अमन की अहमियत है, तो उन्होंने गलत नहीं कहा। दोनों की ज़िंदगी हूबहू मिलती। आप दोनों की ज़िंदगी का मुताला करें तो बिल्कुल दोनों की हयात बिल्कुल एक जैसे ही नज़र आएगी। दोनों अपने अपने मैदान के बिल्कुल मुनफरिद सिपहसालार थे। दोनों अपने मैदान के बिल्कुल ही बानी थे, मूजिद कह सकते हैं। एक शायरी में सबसे बड़ा शायर, दूसरा नस्र में बिल्कुल जदीद नस्र का मूजिद। तो दोस्तों, तमहीद बांधने का ये मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को अंदाज़ा इस बात का लग जाए मीर अमन और मीर तकी मीर में क्या निस्बत है और दोनों में एक तरह से क्या हम लोग मुआजना कर सकते हैं, दोनों में एक तरह से किस तरह से हम तकाबली मुताला कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मीर अमन और बागो बहार पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मीर अमन की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से मीर तकी मीर की ही जैसी थी। दिल्ली में पैदा हुए थे 1732 ईस्वी में। उनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों चीज़ें आपको लोगों के सामने मिलती हैं, किताबों में मौजूद हैं। हमने मुताद्दिद तहक़ीक़ की किताबों को जो पढ़ा, रशीद हसन खां के मुरतब करदा खुद 122 से 128 सफ़े के लगभग उसमें मुकदमा है, तमाम हक़ाइक़ को उन्होंने पेश कर दिया। कमरुल हुदा फरीदी साहब का इब्ने कोमल साहब की किताब हमने पढ़ी, और इसी तरह से मुमताज़ हसन साहब को जो बागो बहार के एक अच्छी तरतीब उन्होंने दी है और उस पर उनका जो मुकदमा है उसको भी हमने पढ़ा। मुतअद्दिद जो मुहक्किकीन ने अगर कहीं भी ज़िक्र किया है तो वो 1732 ही उनके तारीख़ पैदाइश आ रही है और 1828 उनका एक तरह से क़यास करके उनकी साल वफ़ात को बयान किया जा रहा है, क्योंकि 1808 ईस्वी इस वजह से कि 1806 ईस्वी में लगभग उनको माज़ूल कर दिया गया था या वो सुपुर्दोश हो गए थे फोर्ट विलियम कॉलेज से, और इसलिए हुए थे बयान। वजह ये बयान किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे। तो 1808 ईस्वी ये भी एक क़यास है, और उसको ये भी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद उनकी हयात या उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है, ऑथेंटिक मालूमात नहीं है, इसलिए उनकी वफ़ात कहाँ हुई ये भी किसी को नहीं मालूम हुआ। 1732 ईस्वी में पैदा हुए। 1761 में एक कहा जाता है कि वो दिल्ली से अज़ीमाबाद गए थे, पहले अज़ीमाबाद गए थे, और 1761 ईस्वी के बाद अब जब भी अज़ीमाबाद पहुँचे हों 1797 ईस्वी तक वो अज़ीमाबाद में रहे, और 97 में वो कलकत्ता गए थे, और 97 से लेकर के लगभग 1801 तक वो
नवाब दिलावर जंग बहादुर के छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम के अतालिक मुकर्रर हुए थे। वो वहाँ पे अतालिकी की थी। वहीं पर उनकी मुलाकात कलकत्ते में ही मीर बहादुर अली हुसैनी से उनकी मुलाकात हुई। एक तरह से पहले से इन दोनों की वाकफियत थी और दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ थे। उन्हीं के तवस्सुस से गिलक्रिस्ट ने मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में 40 रुपये माहवार की हैसियत से, मुंशी की हैसियत से उन्होंने उनको नौकरी दी। तो ये वहाँ से फोर्ट विलियम कॉलेज में 1801 से लेकर के 1806 ईस्वी तक उन्होंने वो रहे वहाँ पे। और 1802 में उन्होंने 2 किताबें लिखी। गंजे मख्फी एक तरह से ये फ़ारसी किताब जो मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की अखलाक़ मुहसनी उसका तर्जुमा है। और 1802 ही में उन्होंने लिखा बागो बहार। 1801 ईस्वी में इन्होंने लिखना शुरू किया था, 1802 में मुकम्मल कर दिया था, 3 में उसको शाया किया था। तो ये कुल मिलाकर के बात यही है, 40 रुपये की तनख्वाह उनकी थी, मुंशी की हैसियत पे थे। और जो इनको इनाम मिला था तो वो कहा, उसमें ये लिखा माहिर हिंदुस्तानी अदबियात उनके नाम के सामने लिया। यानी इस तरह से किस तरह से ज़बान पर इनकी गिरफ्त थी, उसके अहमियत से वाकिफ़ थे अंग्रेज़ और डॉक्टर गिलक्रिस्ट। तो ये मुख्तसर सा एक तरह से देखा जाए तो मीर अमन के बारे में, जो उनके नाम के बारे में भी इख्तलाफ है कि उनका नाम मीर अमन था या मीर अमान था। किसी ने मीर अमन भी लिखा, किसी ने मीर अमान भी लिखा है। तो रशीद हसन खान ने तमाम चीज़ों को मुस्तरद करके मीर अमन उनका नाम लिखा है। और लुत्फ़ कहते हैं, लुत्फ़ भी वो तखल्लुस करते थे और अमान भी तखल्लुस करते थे। लुत्फ़ एक शेर के अंदर उन्होंने बयान किया है अपने उसे बागो बहार में ही शेर, इस वजह से लुत्फ़ उनका, लेकिन ये सही नहीं लगता है। मीर अमान ही, मीर अमन उनका, तो मीर अमन दिल्ली वाले उन्होंने ख़ुद लिखा है और अमान उनका तखल्लुस बयान किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, ये मीर अमन के बारे में तो मुख्तसरन बात हुई। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो डॉक्टर रशीद हसन खान की किताब जो मुरतब करदा किताब है, मुख्तसर सा मुकदमा है, लेकिन उसमें तमाम हक़ाइक़ उन्होंने पेश कर दिए हैं। और इसी तरह से इब्न कमल साहब की किताब भी बहुत अच्छी है तलबा के लिहाज से। और कमरुल हुदा फरीदी साहब की भी किताब बहुत अच्छी है, बागो बहार की, जो दास्तान के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं। बागो बहार के बारे में अब गुफ्तगू करते हैं तो 1801 ईस्वी में उन्होंने बागो बहार लिखना शुरू किया। 1802 में मुकम्मल हुआ। 1803 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाया हुआ। रशीद हसन खान ने 1804 ईस्वी का भी जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि वो किताब के सबसे आखिरी सफ़े पे 1804 ईस्वी में, फिर उन्होंने कहा भी है कि हो सकता है उस वक्त ये बहुत सारी किताबों का ये ट्रेंड रहा है कि कब से वो शाया हुई और कब ख़त्म हुई। तो इस तरह से 1803 से 4 भी, लेकिन राजह 3 ही माना जाता है। हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से ये शाया हुई। इसके माखज़ के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें तमाम मुहक्किकीन ने बयान किया है कि मीर अता हुसैन खां तहसीन की किताब किस्से चहार दुर्वेश, और फ़ारसी के मुसन्निफ़ मीर अहमद खल्फ शाह मोहम्मद एक आते हैं, उनका नाम आता है। उनकी किताब है किस्सा चहार दुर्वेश। मीर अमन की ही दोनों किताबें माखज़ हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक ये चीज़ मानी जाती है अता हुसैन खां तहसीन की, जो 1775 ईस्वी में ये किताब लिखी गई थी। ये अता हुसैन खां तहसीन भी कंपनी के ही मुलाजिम थे और कलकत्ता में रास्ते में वो जाते हुए, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अगले वीडियो में, उन्होंने वो किताब लिखी थी, उसका तर्जुमा किया था, लेकिन मुक़फ़ा और मुसज्जा किताब है। तो उसी को डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने ये चाहा कि उसको आसान ज़बान में, आम फहम ज़बान में पेश किया जाए। तो मीर अमन को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी और वहाँ से उन्होंने इस किताब को बागो बहार को लिखा था। इस किताब पर मीर अमन को 500 रुपये का इनाम भी मिला था, जो 1801 ईस्वी में एक कंपनी ने या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज ने एक बाकायदा प्लानिंग की थी कि अच्छी किताबों पर लोगों को इनाम दिया जाए। तो 500 रुपये का उनको इनाम मिला था। 1846 ईस्वी में लंदन से डंकन फार्बस ने इस किताब को तरतीब देकर के शाया किया था और उन्होंने 2 बार शायद शाया किया था, 1846 में और 1868 में या 56 में, इस तरह से याद एग्जैक्ट दूसरा सन नहीं याद आ रहा है। लेकिन 1846 ईस्वी का जो जिक्र है उसको डॉक्टर रशीद हसन खां और तमाम मुहक्किकीन और ज्ञानचंद जैन वगैरह की भी जो असल ऑथेंटिक नुस्खा माना जाता है, ख़त्ती नुस्खा या सबसे बुनियादी नुस्खा, वो इसी डंकन फार्बस के नुस्खे से ही इन लोगों ने इस्तेफ़ादा किया है। मौलवी अब्दुल हक वगैरह तक ने भी इसका जिक्र किया।
बागो बहार इसका तारीख़ी नाम है, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं। इन्होंने बागो बहार जो है तारीख़ निकाली 1217 हिजरी जो है उसका तारीख़ निकलता है, जो 1802 ईस्वी ये बनता है। सबसे पहले गिरकिस्ट ने हिंदी मैनुअल में अपना जो उन्होंने हिंदी मैनुअल शाया किया था 102 सफ़े किस्सा चिहार दरवेश के नाम से शाया किया था। पहले इसका नाम किस्सा चिहार दरवेश ही था। बागो बहार इन्होंने 1802 ईस्वी में तजवीज़ किया था। 1801 ईस्वी में किस्सा चिहार दरवेश के नाम से ही इनकी ये किताब जानी जाती थी। अब बागो बहार के बारे में अगर हम गुफ्तगू करें तो बागो बहार में 5 किस्से हैं। 5 किस्से किस तरह से हैं? अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि आज़ाद बख्त का कोई किस्सा नहीं है, किस्सा वो ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा अहम है। तो अगर ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा और 4 दरवेशों का किस्सा भी मान लिया जाए तब भी 5 किस्से होते हैं, और आज़ाद बख्त का किस्सा मान लिया जाए और 4 दरवेशों का तब भी 5 ही किस्से होते हैं। तो इसमें एक तरह से देखा जाए 5 बुनियादी किस्से हैं। पहला किस्सा जो है वो बादशाह आज़ाद बख्त का है, जो मुल्क यमन के बादशाह आज़ाद बख्त का है, जो मुल्क रूम का बादशाह होता है। दूसरा मुल्क यमन के सौदागर के बेटे का किस्सा है, जो दमिश्क के शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होता है। और तीसरा मुल्क फ़ारस के शहजादे का है, जो बसरा की शहजादी का आशिक होता है। और चौथा किस्सा मुल्क अजम के शहजादे का है, जो फ़िरंग की मलिका का आशिक है। और 5वां किस्सा मुल्क चीन के शहजादे का है, जो पीर मर्द अजमी के बेटी का आशिक होता है। ठीक है। और ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा जो है वो एक आज़ाद बख्त सुनाता है, बादशाह आज़ाद बख्त सुनाता है तीसरे दरवेश के किस्से के शुरू में। ख्वाजा सरपरस्त जो होता है फ़ारस का सौदागर था, आज़रबाईजान के बाशिंदे से उसने 12 लाल ख़रीदे थे। लाल पत्थर जो होता है जिसका माला वो अपने कुत्ते को पहनाता था और अपने दोनों भाइयों को एक तरह से देखा जाए तो वो पिंजड़े में कैद करके उसी कुत्ते का जूठा खिलाता था। वज़ीर दादी जो होती है, ये जो ख्वाजा ये बादशाह आज़ाद बख्त का जो वज़ीर होता है, जिसको बादशाह आज़ाद बख्त के हुक्म से क़ैद खाने में कैद कर दिया जाता है, उसकी बेटी जो होती है वही ख्वाजा सरपरस्त को ढूंढ करके लाती है, पता करके लाती है और अपने जो एक तरह से उसके सोहबत अख्तियार करके अपनी दोस्ती के हवाला दे करके उसको यहाँ तक लेके आती है अपने घर तक, ताकि उसके बाप के जो कही हुई बात ये है, बादशाह आज़ाद बख्त के सामने कहता है कि जो एक पत्थर, उसका किस्सा अभी मैं बताता हूँ, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। शहर नीमरोज़ का शहजादा जर्द बैल पर सवार होकर आता था, दूसरे दुर्वेश के किस्से में इसका जिक्र है। तो ये इसका भी सवाल एक बार बनता है। अब अगर इसके बाद बागो बहार के किस्से के बारे में अगर देखा जाए तो बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा है, जो लावलद होता है, जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती है, बुढ़ापा 60 साल का हो जाता है, जिसके फ्रस्ट्रेशन में या नाउमीदी में वो अपना तमाम राजपाट छोड़ना चाहता है और बिल्कुल जंगल में जाना चाहता है। लेकिन उसका वज़ीर जो है दूरंदेश होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा समझाता है, कहता है कि आप सिर्फ बैठे रहिए गद्दी पे, बाकी काम हो जाएगा, लेकिन आपका अगर यहाँ से चले जाएंगे तो सारा जो हुकूमत है वो तहस नहस हो जाएगी। इस तरह से बादशाह हुकूमत भी करता है और इसी तरह से खुदा से लो लगाता है। एक दिन वो किताब में पढ़ता है कि वो कब्रिस्तान जाने से क्या होता है, लोग खुदा को बहुत अच्छे तरीके से और ज़िंदगी की हकीकत को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो वो कब्रिस्तान में जाता है, वहाँ पर चारों दरवेश को बैठे हुए रात में देखता है, जिसमें 2 दरवेश वहीं पर उसका किस्सा सुनाते हैं। वो छुप करके उन दोनों दरवेशों का किस्सा सुनता है। दोनों दरवेश जो होते हैं वो बिल्कुल अपने प्यार और इश्क नाउमीदी में ख़ुदकुशी करने जाते हैं। वहाँ पे उनको एक कोई गैब से मदद आता है, या फिर जो भी हो कह सकते हैं, खिज़्र होते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ये उसका कोई नाम नहीं है। वो कहता है कि आप लोग मुल्क रूम चले जाइए, वहाँ पर आपकी मदद होगी। और इस तरह से वो यहाँ पे आते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है, बादशाह उन फ़कीरों को बुलाता है, बाकी 2 फ़कीरों से भी किस्सा सुनने की दरख्वास्त करता है। सब डर जाते हैं। उनका डर दूर करने के लिए बादशाह जो है ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा सुनाता है कि किस तरह से वो पहले बादशाह जो होता था बहुत ज़्यादा घमंडी या बहुत ज़्यादा पुरशिको होता था। अपनी अपना शिको मतलब जो उसकी एक तरह से जाहो जलाल होता था, उसको लोगों के ऊपर तारी करने की कोशिश करता था। तो वो उसको कहीं से एक पत्थर, लाल पत्थर मिल गया होता है, कीमती पत्थर, उसको तमाम लोगों को दिखाता है। तो एक दिन वज़ीर जो होता है वो जब भी कोई सौदागर आते हैं या बाहर से डेलीगेशन आता है तो उसको वो पत्थर दिखाता था और ये अपना जताने की कोशिश करता था आज़ाद बख्त कि हमारे पास जो पत्थर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है।
वहाँ से वज़ीर उसको समझाता है कि आप ऐसा मत कहें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कीमती पत्थर हैं। ख़ुद मैंने ये देखा है कि एक आदमी जो होता है वो ही ख्वाजा सरपरस्त का जो किस्सा सुनाता है कि ख्वाजा सरपरस्त जो मुल्क फ़ारस का एक सौदागर है, वो अपने कुत्ते को 12 ऐसे कीमती पत्थर का माला पहनाया हुआ जो इससे कहीं ज़्यादा कीमती हैं। ये सुनकर के बादशाह को गुस्सा आ जाता है कि ये मेरी तौहीन कर रहा है और उसका सर कलम करने की हुक्म दे देता है। वहाँ से फ़िरंग का एक सौदागर होता है, वो कहता है कि आप अगर इसको कत्ल कर देंगे और बगैर हकीकत दरियाफ्त किए हुए तो आप इसका खून जो है आपके सर पर आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसका हकीकत तक जाएं कि ऐसा क्या वाकई में मुमकिन है कि कोई सौदागर अपने कुत्ते को 12 लाल के पत्थर का माला पहनाता है जो इससे ज़्यादा कीमती पत्थर हैं। तो बादशाह कहता है इसका 1 साल की मोहलत देता है कि इस 1 साल तक अगर वो सच सामने आ जाता है तो वज़ीर को हम छोड़ देंगे, वरना इसको कत्ल करा देंगे। वहाँ से वज़ीरज़ादी जो होती है, वज़ीर की बेटी, वो निकलती है अपने उस सौदागर की तलाश में और वहाँ तक पहुँचती है। फिर उसको उससे दोस्ती इख्तियार मतलब वो 50 साल का सौदागर होता है और ये बिल्कुल एकदम नौजवान 15 साल की वो शहज़ादी होती है जो लड़के के भेष में जाती है। और उसको देख करके वो सौदागर जो होता है उससे मतलब एक तरह से उसका अटैचमेंट हो जाता है और उस वज़ीरज़ादी के बात में आकर के वो यहाँ तक आ जाता है और फिर उस बादशाह को पता चलता है। तो ये किस्सा सुनाता है और बादशाह उन दोनों दरवेशों को ख्वाजा सरपरस्त का किस तरह से किस्सा होता है और किस तरह से उसका जो एक घमंड था वो चकनाचूर हो जाता है। वहाँ से फिर दोनों दरवेश भी अपना किस्सा सुनाते हैं और चारों जब अपना किस्सा सुना चुके होते हैं और ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा ख़त्म हो जाता है तो वहीं पर बादशाह के यहाँ पैगाम आता है, ये खुशखबरी आती है कि उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है। लेकिन उसके बेटे के साथ ये होता है कि वो एक दिन कभी अचानक गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। फिर पता चलता है कि मलिक शहपाल जो जिन्नातों का बादशाह है वो उसको लेके जाता है अपने पास, फिर उसको ला के छोड़ देता है। इस तरह से मलिक शहपाल के पास, इन जिन्नातों के बादशाह के पास ये पांचों पहुंचते हैं। उसके तवस्सुत से फिर इन चारों की मुराद पूरी होती है, बादशाह की मुराद पूरी होती है, मलिक शहपाल के बेटी से उस शहजादे की शादी हो जाती है और उसके इसी तरह से चारों फ़कीरों की मुराद भी पूरी हो जाती है। इस तरह से एक किस्सा ख़त्म होता है। तो काफ़ी तवील किस्सा है चारों दरवेशों का और बादशाह का, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। बहुत दिलचस्प एक तरह से है। इसको हसन फ़ारूक़ी जैसे नक्काद ने इसको नावल का पेशरो भी कहा है। ये भी एक जानने की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बागो बहार के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, किस्सा आप लोगों के जहन में आ गया होगा और कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ हैं। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को रहनुमाई करूं और ताकि अब बुनियादी किताबों तक जाएं और बागो बहार के जो रशीद हसन खां की मुरतब करदा है और उनके जो मुकदमे हैं, या मौलवी अब्दुल हक के जो मुकदमे हैं, या मुमताज़ हसन खां जो मुकदमे हैं, इब्न कमल साहब ने जो बागो बहार पर अब दास्तान से नावल तक की किताब में लिखा है, या कमरुल हुदा फरीदी साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है, जो मुजवज़ा किताबों के नाम मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप लोग वहां जाकर के कुछ चीज़ें ज़रूर बरकरदानी करें ताकि आप लोगों के मालूमात जो है वो पुख्ता हो और फिर वो कभी आपके दिमाग से, आपसे जहन से ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।